नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुए विभाजन ने भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत कर दी थी। शिवसेना और एनसीपी के गुटों के बीजेपी के साथ आने से जहां वर्तमान महायुति सरकार की स्थिति मजबूत हो गई थी, वहीं राजनीतिक रूप से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए सबसे बड़ा झटका यह था कि उनकी अपनी पार्टी का असल नाम और चुनाव चिन्ह उनके हाथ से चला गया था। इसके अलावा जिस तरह अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी, गोविंदा, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम ने चुनावों से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ा, उससे पार्टी का भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। साथ ही जिस तरह कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार के गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में सीटों के बंटवारे के दौरान तनातनी देखी जा रही थी, उससे भी इसके चुनावी प्रदर्शन को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम दर्शा रहे हैं कि एमवीए ने चमत्कार कर दिया है। परिणाम यह भी दर्शा रहे हैं कि जनता ने इस बात का फैसला कर दिया है कि असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन सी है। सवाल उठता है कि यह सब आखिर हुआ कैसे। जवाब यह है कि इस प्रदर्शन का असली श्रेय वरिष्ठ नेता शरद पवार को जाता है। उन्होंने सबसे पहले वाम दलों समेत राज्य की सभी छोटी पार्टियों और संगठनों को एकजुट कर अपनी ताकत बढ़ाई और वोटों का बंटवारा रोका। इसके अलावा शरद पवार ने बिना थके प्रचार किया और इस बात को मतदाताओं के मन में बिठाने में सफल रहे कि यदि बीजेपी फिर से आ गई तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी। जब सीटों के बंटवारे पर एमवीए के घटक दल आपस में भिड़े हुए थे, तब भी शरद पवार ने ही बीच बचाव करके सबके बीच सहमति बनवाई। प्रचार के मध्य में ही लगने लगा था कि शरद पवार ने बीजेपी को आक्रामक की जगह रक्षात्मक मुद्रा अपनाने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में सूखे की समस्या ने सत्तारूढ़ गठबंधन की चुनौती बढ़ा दी। किसानों की नाराजगी महायुति की हार का एक प्रमुख कारण है। एमवीए ने इस बात को मुद्दा बनाया कि कृषि लागत बढ़ रही है, लेकिन किसानों को राहत नहीं मिल रही है। किसानों पर बढ़ता कर्ज और इंडिया गठबंधन की ओर से किया गया कर्ज माफी का वादा महाराष्ट्र में भी काम कर गया। महाराष्ट्र देश में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है और प्याज से होने वाली आय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन हाल ही में जिस तरह भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। चुनाव के दौरान शुरुआत में देखा गया था कि प्याज उत्पादक अधिकतर गांवों में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवारों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। यहां तक कि मोदी सरकार की कृषि और किसान कल्याण संबंधी योजनाओं को भी लोग नाकाफी मान रहे थे। इसके अलावा कृषि उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं पर जीएसटी की दर ज्यादा होने का नुकसान भी सत्तारूढ़ गठबंधन को उठाना पड़ा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में हाल ही में प्रदेशव्यापी मराठा आरक्षण आंदोलन भी देखने को मिला था। कई जगह इसके चलते हिंसा भी हुई थी। मराठाओं की मांग थी कि उन्हें ओबीसी में शामिल कर आरक्षण दिया जाए। महाराष्ट्र की सभी पार्टियों ने इसका खुलकर समर्थन किया था। बीजेपी पर आरोप लगे थे कि वह इस मामले में टाल मटोल का रवैया अपना रही है। इससे मराठाओं के बीच पार्टी को लेकर नाराजगी उभरने की खबरें आईं। बीजेपी ने इस साल की शुरुआत में राम मंदिर का निर्माण और सीएए के नियम बनाने जैसे बड़े वादे पूरे कर दिए। राम मंदिर बनने की खुशी में देश के अन्य भागों की तरह महाराष्ट्र में भी चारों ओर उत्सव हुए, लेकिन यह लहर जल्द ही खत्म भी हो गई। कहा जा सकता है कि जनवरी में जिस तरह का माहौल था, वह अप्रैल मई आते आते पूरी तरह खत्म हो गया और स्थानीय तथा अन्य मुद्दे चुनावों पर हावी हो गए। साथ ही लोगों ने सीएए और यूसीसी को आधार नहीं मानते हुए भी मतदान किया, जो कि बीजेपी के खिलाफ चला गया। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में जिस तरह विभाजन हुआ, उससे महाराष्ट्र की सियासत पर बड़ा असर पड़ा। बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना को एकनाथ शिंदे ले गए और शरद पवार द्वारा गठित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अजीत पवार ले गए। मामला चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय तक गया, लेकिन ज्यादातर जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी चूंकि शिंदे और अजीत पवार के साथ थे, इसलिए शिवसेना शिंदे की हो गई और एनसीपी अजीत पवार की हो गई। इससे आहत उद्धव ठाकरे और शरद पवार जनता की अदालत में गए और अपने साथ धोखा करने वालों को सबक सिखाने का आग्रह किया। जनता ने दोनों नेताओं की बात सुनकर फैसला सुना दिया। शरद पवार के पास नया चुनाव चिन्ह होने के बावजूद वह 8 सीटें जीतने में सफल रहे, तो वहीं दूसरी ओर चिर परिचित घड़ी चुनाव चिन्ह साथ होने के बावजूद अजीत पवार मात्र 1 सीट जीत पाए। यही हाल एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भी रहा। जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली, वहीं शिंदे की शिवसेना मात्र 7 सीटों पर ही विजयी रही। शिंदे हालांकि अपने गढ़, ठाणे और कल्याण में अपनी ताकत दिखाने में सफल रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र में कांग्रेस का इतना बड़ा उभार वाकई आश्चर्यजनक है। महाराष्ट्र में जिस तरह कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी और उसके नेता उसे छोड़कर जा रहे थे, ऐसे में कांग्रेस का फिर से राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनना उसके भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं ने एकजुटता के साथ चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा कई वरिष्ठ नेताओं के बेटे बेटियों को मैदान में उतारा गया, तो अब तक घर बैठे वरिष्ठ नेता भी सक्रिय हो गए। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र का काफी दौरा किया था, जिसका चुनाव पर प्रभाव पड़ा है।
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में सघन चुनाव प्रचार भी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को जिस तरह विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र की जनता ने समर्थन दिया है, वह दर्शाता है कि लोग तत्काल प्रभाव से राहत चाहते हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुटता के साथ कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, जिससे पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाई है। इसके अलावा प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाले वंचित बहुजन अघाड़ी यानी वीबीए ने एमवीए के साथ गठबंधन के लिए कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था। 2019 में इस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था और यह कई जगह कांग्रेस की हार का कारण बनी थी, लेकिन 2024 में इस पार्टी को जनता ने समर्थन नहीं दिया। यहां तक कि अपने क्षेत्र में प्रकाश अंबेडकर भी चुनाव हार गए। वीबीए ना तो कांग्रेस का नुकसान कर पाई, न ही दलित राजनीति के केंद्र वाला राजनीतिक दल बन पाई। बहरहाल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव परिणाम का साइड इफेक्ट सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच दिखने लगा है। बीजेपी के हार के कारणों की जिम्मेदारी लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने उन्हें मना लिया है। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के कई विधायकों के शरद पवार के साथ जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। उधर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भीतर भी असंतोष की संभावना व्यक्त की जा रही है। चूंकि इस साल अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसलिए देखना होगा कि राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां क्या नई करवट लेती हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।